गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। ये है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस लेक्चर नंबर 2। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये भी साइमल्टेनियसली देखना होगा, बिकॉज विदाउट मल्टी वेरिएबल यू कैन नॉट डील कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखिए, कल जो हम लोगों ने बात की वो बाकी सारी बातें हो गई थी। हम लोग पहुंच गए थे लिमिट के नोशन पर। लिमिट का हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी डिस्कस कर लिया टू वेरिएबल में, यानी कि मेनली वी आर डीलिंग एट n इक्वल टू 2। और हमने ये भी देख लिया कि लिमिट का फेलियर कैसे होता है, यानी कि अगर हम लोग डिफरेंट पाथ वाला जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट पाथ वाला, वो भी मतलब अगर किसी पॉइंट a कॉमा b पर आपको लिमिट चेक करनी है, देन आपको दुनिया के सारे वो रास्ते, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला हो, कुछ भी हो, किसी भी कर्व से आप जो इस पे आ सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आप पहुंचो फॉर एवरी ए एन कॉमा बी एन, यानी कि सारे वो रास्ते जिससे आप कहाँ पहुंच सकते हो। पहले तो ए कॉमा बी पर क्या होना चाहिए, जो फंक्शनल सीक्वेंस है एफ ऑफ ए एन कॉमा एफ ऑफ बी एन, ये जो सीक्वेंस है ये एल पे जाना चाहिए। इस तरह के फंक्शंस क्या कहलाते हैं, इस तरह के फंक्शन कहलाते हैं R2 to R, है ना। जब हम लोग इस सेगमेंट के आखिरी में होंगे तो हम लोग एक स्पेशल फंक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे R2 to R2 या R2 to R3 या इस तरह। शायद आपने देखे भी हों, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, देखें इस तरह के फंक्शन का वन बताओ, कंटिन्यूटी बताओ। देखा होगा शायद, जिन लोगों ने, जो लोग प्रीवियस ईयर पेपर कभी कभी देखते हैं, देखना चाहिए। दैट शुड बी रेगुलर, दैट शुड बी अ रेगुलर रूटीन, है ना, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या है। सो इस तरह की चीजों को हम लोग लास्ट सेगमेंट में मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों में हम लोग डील करेंगे। फिलहाल हम लोग R2 to R, मतलब जो रियल वैल्यूड फंक्शन है दो वेरिएबल के, यानी आउटपुट जो है वो सिंगल वो है। इसमें देखो जो आउटपुट आ रहा है वो टपल में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब अगर आगे इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 2, तो क्या आएगी वैल्यू बताइए। साइन पाई बाई 4 1/√2, पाई बाई 2 साइन पाई कॉस पाई बाई 2 इज 0। ये टू वेरिएबल का, यानी कि ये R2 में आ गया आउटपुट। लेकिन यहीं पे अगर मैं फंक्शन रखूं x कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना, तो आपको सिंगल वेरिएबल में मिलेगा, मतलब 1,2 की वैल्यू क्या आएगी 5/3, 5/3, ये R में आ जाएगी। तो ये फर्क जो है साफ समझ लेना चाहिए। इस तरह के फंक्शन ये जो होते हैं, जो एक से ज्यादा वेरिएबल में होते हैं, इस तरह के ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इनका एक बार में कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनको डील करने में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट हम लोगों ने देख ली है। कल जो क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया वो क्वेश्चन क्या था, लिमिट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस भी ऐसे ही बनते हैं, दो वेरिएबल में ही बनते हैं, इसलिए हमने धीरे से इस क्वेश्चन को भी डील कर लिया। ये लिमिट हमने प्रूव कर ली, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी n greater equal 1 and n belong to natural number। बताइए, किसी ने n इक्वल टू 3 के लिए करके देखा था घर पे? किसी ने ट्राई किया फॉर n इक्वल टू 3? नहीं? यस सर। ठीक है, ट्राई करते रहिए, कीप ऑन ट्राइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किसी पॉइंट, चाहे एक वेरिएबल में हो या दो वेरिएबल में, कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी रास्तों से आप इस पॉइंट पे आ सकते हैं, सबसे पहले इस पे पहुंचिए, लेकिन हर रास्ते से जो फंक्शनल वैल्यू है वो एल मिलनी चाहिए, मतलब वो कहां कन्वर्ट करनी चाहिए, एल। इसको कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। फिर अगर सारे पॉसिबल पाथ जो आपने निकाले हैं ए कॉमा बी पर, उनसे वैल्यू जाए कहाँ, एल पर, लेकिन एक गलती से एक ऐसा पाथ हो जो आपको कहाँ लेके चला जाए, जिसका फंक्शनल वैल्यू किसी एल प्राइम पे चला जाए, तो ये कहलाता है केस क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि सारे पाथ ऐसे करने चाहिए एल पे जाने, अगर किसी दूसरे उस पे जाएंगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। अब इसका फायदा क्या है, हाउ टू यूज इट, तो इसका फायदा हमेशा निगेशन में होता है। सो वी यूज दिस पाथ कॉन्सेप्ट टू disprove the limit,
प्रूव करने में काम नहीं आता है, डिसप्रूव द लिमिट। कल का लेक्चर अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने क्या कहा था कि लिमिट प्रूव अगर करनी पड़ गई कि प्रूव दैट दिस इज दिस, तो कैसे प्रूव करोगे? क्या रास्ता होता है हमारे पास लिमिट को प्रूव करने का? बताओ। अरे सुनना नहीं है, बोलना भी है ना, डायलॉग होना चाहिए, मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। क्या तरीका है लिमिट को प्रूव करने का? केवल एक ही तरीका है, डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। बिना डेफिनेशन के आप लिमिट को प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है? सो टू प्रूव द लिमिट वी शुड यूज, या द ओनली पॉसिबल वे, क्योंकि कोई कहे कि पाथ से प्रूव हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द ओनली वे इज, क्या है वो वे? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। इस पे हम लोग बात कर चुके हैं, धीरे धीरे आपको और चीजें सिखाऊंगा इसमें। इससे एक फायदा मिलता है, क्या है वो फायदा? कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, सपोज लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0, और आपको क्वेश्चन दे दिया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और पूछा गया चेक द लिमिट कि या क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही सारे पाथ जो 0 0 पे जा रहे हो उनसे वैल्यू जो है वो L मिलनी चाहिए, सेम वैल्यू फ्रॉम एवरी पाथ। अगर किसी डिफरेंट पाथ से ये वैल्यू कोई L प्राइम हो गई तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। फिर क्या करें? इस ऐसे तरह के क्वेश्चंस के लिए आपने बीएससी में भी इनको डील किया होगा, लेकिन पढ़ाना तो है ही, है ना, आपको सिखाना तो है ही। तो इसमें क्या करिए, पाथ चूज करिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पाथ चूज करिए। मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या मैं y इक्वल टू एम एक्स पाथ ले सकता हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। यू शुड बी एबल टू से एटलीस्ट यस और नो। गलत और सही वो हम यस लोग सर। बाद में डिसाइड करेंगे, है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स ले यस सकते सर। हैं? ओके, हाँ सो सर। कैन वी टेक एम एक्स स्क्वायर? हाँ हाँ mx, सर ले सकते हैं। हाँ वही मैं, देखिए मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कैसे, आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे वो करेंगे, सिंपल सी बात है। उससे क्या होगा, जब इस तरह से आप बच्चों से कहेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि पाथ चूज करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। मतलब आई कैन चूज एनीथिंग। क्यों? बुक्स में तो ऐसे लिखा होता है चूज y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, एंड देखो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। कैसे पता, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर आपको कैसे पता चला कि एम एक्स स्क्वायर पुट करना है? तो आप कहते हैं कि देखो जब मैं छोटा था मैं भी ऐसे ही चेक करता था, एम एक्स रखता था, फिर एम एक्स स्क्वायर, एम एक्स, कोई ना कोई तो फेल होगा, समझ रहे हैं? इसलिए सबसे पहले आप ऐसे सीखें, या फिर एक्स इक्वल टू एम वाई स्क्वायर, एम वाई क्यूब, इस तरह के पॉसिबल पाथ होते हैं, और भी पाथ आप रख सकते हैं। तो सर क्राइटेरिया क्या होता है? अच्छा, उस क्राइटेरिया को बताने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैन आई पुट y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन? कैन आई टेक दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन एज अ पाथ? कैन आई टेक दिस लाइन एज यस अ? सर। ओके, बस मुझे एक यस चाहिए था। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको लग रहा है नहीं ले सकते? नहीं ले सकते सर। नहीं, नए बच्चों में डू यू फील कि इसको नहीं ले सकते या फिर ले ही सकते हैं? देखिए, ये आप बिल्कुल नहीं ले सकते, और नहीं ले सकते सर, हाँ सही सर सही, वन यही पे चला नहीं जाएगा ले ये। सकते सर मैं वो। यही चाह रहा यस था सर, नहीं कि ले आप ये सकते। मिस्टेक करें, है ना। और कल जो मैंने कल अपना स्लोगन बनाया था कि आओ मिल के गलतियां करें, है ना, आओ मिल के गलतियां करें और सीखें, तो ये पहली मिस्टेक है। आई एम हैप्पी कि किसी ने की। क्यों ये मिस्टेक है और क्यों ये सही है, इसको जान लीजिए। क्यों ये सही है और ये गलत है, क्यों? देखिए, आपको कहां पहुंचना है, 0 0 पे, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं x को 0 पे पहुंचाऊं तो y अपने आप 0 पे पहुंचना चाहिए। अब यस यहां सर। देखिए, y इक्वल टू एम एक्स अगर आप पाथ लेते हैं और x को 0 पे अप्रोच कराते हैं तो अपने आप ही y 0 पे पहुंच जाएगा। वाई चला जाएगा। यस सर। सिमिलरली x इक्वल टू एम वाई, अब यहाँ पे y को अगर आप 0 पे अप्रोच कराते हैं तो x अपने आप चला जाएगा। एक्स चला जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए,
एक्स को अगर आप 0 पे अप्रोच कराएं, वाई कहाँ जा रहे हैं? 1 पे। यानी कि आप अल्टीमेटली इस बस पे बैठ के कहाँ पहुंच रहे हैं? ये बस आपको कहाँ लेके जा रही है? 0,1 पे। और मैंने तो कहा था लिमिट चेक करने के लिए आपको क्या लिखा जाता है? x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ए के करीब रहना, यानी जो पॉइंट है जिसपे आप लिमिट चेक कर रहे हो उससे डेल्टा नेबरहुड पे रहना, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है? और आप कितनी दूर पहुंच गए? आओ ग्राफ में देखें, ये है ओरिजिन। ठीक है, और 0,1 कहाँ होगा? सर यहाँ होगा। यस बोलिए। बोल रहे हैं सर कि अगर x बराबर -1/-m ले ले सर, तो m कट के तो 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा सर, वो भी y बराबर 0 हो जाएगा। और x बराबर -1/m लेंगे तो m टेंस टू इन्फिनेटिव कराएंगे सर, तो x भी 0 हो जाएगा सर। तो क्या ओके, ऐसा अप्रोच नहीं आप हो सकता है? एक सेकेंड, एक आप तो ये और लेना चाह गलती रहे सर। हैं x इक्वल टू 1/m, यस सर। तो क्या ये 0 पे जा रहा है? m यहाँ पर फिक्स होगा तो 0 पर नहीं जाएगा सर, अगर m फिक्स नहीं होगा तो चलिए, चेंज करा सकते हैं। आपसे ही पूछ रहे हैं, एम फिक्स होने का मतलब क्या होता है? इससे सब लोग भी सीख जाएंगे। देखो, जब y इक्वल टू एक्स लाइन से आप 0 पे जा रहे होते हैं तो आप 45 डिग्री पे 0 पे आ रहे होते हैं, ये होता है y इक्वल टू m, यानी कि y इक्वल टू एक्स, m इक्वल टू 1। जब आप m इक्वल टू 2 लेते हैं तो स्लोप थोड़ा बढ़ जाता है, आप ऐसे यस आते सर। हैं y इक्वल टू 2x। तो m तो गुड्डू जी m तो फिक्स रखना ही पड़ेगा भैया, तभी तो आपको पता चलेगा कौन सी लाइन ले रहे हो। तो ये नहीं ले सकते, है ना? फिर यस सर। जब m इक्वल टू हाफ लोगे तो यानी कि आपका स्लोप थोड़ा कम होगा। ये है m इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू x/2। इनमें से जा सकते हो, ये नहीं ले सकते हो। तो ये चीजें समझ में आ गई। मतलब सर हम लोगों के लिए ये राइट है और ये रॉन्ग है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आओ क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट x, y, थोड़ा समय ले लो, धैर्य से सीख लो जो बेसिक्स हैं। अगर एक बार बेसिक सीख लिए, कोई भी चीज आपको इधर उधर नहीं कर पाएगी। सी सेक्शन में क्या होता है? CSIR नेट के केवल लैंग्वेज मैनिपुलेशन होता है। वो लैंग्वेज मैनिपुलेशन क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया होता है, आप सिर्फ एक क्वेश्चन लगा के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, है ना? कॉन्सेप्ट पे कौन मेहनत करे, कौन टाइम दे कि अगर ऐसा हो जाए। जैसे मैं सब बच्चों से कहता हूँ, जस्ट सॉल्व 10 क्वेश्चन पर डे, जस्ट 10 क्वेश्चन। लोग बोलते हैं सर 10 क्वेश्चन में नेट हो जाएगा, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहता हूँ 10 ऐसे क्वेश्चन करो कि एक क्वेश्चन करो उसके 5 भाग बनाओ, कि ऐसा करें तो क्या होगा, अगर यहाँ पे क्यूब कर दें तो क्या होगा। ऐसे करोगे तो 10 नहीं, ये किसके इक्विवेलेंट है? 50 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट। समझ रहे हो? ऐसे दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर। अभी देखो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इसमें आप शुरू करें, y इक्वल टू mx रखें तो क्या आएगा? लिमिट, अब ये केवल एक ही वेरिएबल में बदल जाएगा, क्या? x, y तो गायब हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ये भी बहुत बार बच्चे गलती कर जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि यार इसमें लिखा था 0 0, अब ये केवल x इक्वल टू 0 हो गया। समझ रहे हो? तो अगर आप चूज करते हैं x इक्वल टू एम वाई, इसका मतलब क्या है? जब आप इसमें x की वैल्यू y में रख देंगे तो ये पूरा y में बदलने वाला है, तो आपकी लिमिट भी कितनी बचेगी? तो x तो गायब ही हो जाएगा, केवल लिमिट y इक्वल टू 0 बचेगी। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, सब कॉन्सेप्ट पे चलता है। मैथमेटिक्स में कुछ फिक्स होने लगे, कुछ रट्टा होने लगे तो बात खत्म हो गई। फिर तो मैथ का ब्यूटी खत्म हो जाएगा। तब देखो ये हो गया, क्या आया? लिमिट दिस y इक्वल टू mx रखा। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस mx। ठीक, अब क्या आया? एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस एम स्क्वायर, इधर से क्या आएगा? x अगर कॉमन लोगे तो x प्लस एम। देखना x से x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या गया? x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस एम। अब मुझे बताओ x अगर 0 पे जाएगा तो ये लिमिट कहाँ जानी चाहिए? 0 पे। 0। 0 पे। फॉर एनी m, ठीक है? कोई भी m चूज कर लो, m तो फाइनाइट रियल नंबर है ना। अब देखो जिन यस लोगों सर। को इसमें दिक्कत हो रही है वो m इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे 2 4 बार पुट करो। इसीलिए तो कहा जाता है 6 to 8 आवर्स पढ़ो, और इतना समय कहाँ देना है? इसी में देना है ना? अब देखो 0 पे गया, इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट 0 हो गई। सो मेरा अगला क्वेश्चन है, नो कैन सर। कंक्लूड लिमिट इज 0? नो सर। नो। नो सर। व्हाई नो?
because x plus m and x is not defined. हाँ नहीं सर, और भी पाथ ले If- सकते हैं ना सर। तो एग्जैक्टली दूसरे पाथ अपन और कंसिडर कर सकते हैं। अगर कुछ और पाथ भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, फ्रॉम ऑल पॉसिबल पाथ। अगर कल की स्लाइड होती तो मैं दिखा देता, फ्रॉम ऑल पॉसिबल पाथ। तो अभी तो हमने केवल y इक्वल टू mx इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बोल रहे हैं, लिमिट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। लेकिन जब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाएगी तब तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता है, वो तो मैं दिखाऊंगा केस। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि क्या जैसे ये लिमिट 0 यहाँ से 0 दिख रहा है, एक पाथ से 0 दिख रहा है, तो क्या यही हमारी लिमिट होगी? नहीं सर। नो सर, अपन चेक करेंगे सर और पाथ में, डिफरेंट दूसरे पाथ में। पाथ में, चलो दूसरे पर पाथ में सब में check भी करते अगर हैं। लिमिट 0 आया तो अच्छा फिर एक सेकंड, कंक्लूड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में प्रोसेस कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन से हम लोग पूरी एक्टिंग करेंगे कि हमने प्रोसेस किया, लेकिन ऊपर ऊपर देखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एक्स टू द पावर 4 यस एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। आओ देखें क्या आ रहा है, जरा बताओ सॉल्व करके। 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 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 1 माइनस 1 1 प्लस प्लस m। क्या आया ये 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस m। 1 आ रहा है ये आ रहा है 1 1 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस m। 1 अपॉन 1 प्लस m। करेक्ट, मैंने सही किया है? नहीं नहीं गलत किया दोस्त, x टू द पावर 4 होना चाहिए, ये x स्क्वायर नहीं नहीं सही तो है, सही है सर। ठीक है ठीक है सही है सर। सही। सही है सर। x अप्रोचेस टू 0, ये आ गया 1 अपॉन m प्लस 1। बस हो गया काम। क्या लिमिट अगर यहाँ जीरो पे पर नहीं, m चेंज जीरो करते पर हैं, नहीं गया पाथ सर। चेंज करने से लिमिट चेंज हो गई। लिमिट इसको मैं जरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार लोग बुक में पढ़ी हुई चीज को अज्यूम कर लेते हैं। क्यों ऐसा होता है उसको डेमोन्स्ट्रेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपने चूज किया y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, और आपको लिमिट क्या मिली 1 अपॉन 1 प्लस m। क्यों हम इसको बोल देते हैं कि नाउ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट? क्यों बोल देते हैं? यानी हम कह देते हैं लिमिट अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई आ जाए, यानी प्योरली डिपेंड कर जाए पैरामीटर पे, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों बोलते हैं? रीजन है, अगर मैं आपको कहूं कि आपको ओरिजिन अप्रोच करना है 0 0, कैसे? एम एक्स स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक पाथ, m इक्वल टू 1, यानी कि आप कुछ ऐसे आ रहे होंगे शायद, यह है m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2, 2x स्क्वायर मतलब आप कुछ ऐसे आ रहे होंगे, 3x स्क्वायर आप कुछ ऐसे आ रहे होंगे। यानी कि m की वैल्यू जब आप चेंज कर रहे हैं, ये 2 ये 3, अब देखो हो क्या रहा है, जादू ये हो रहा है कि जब 1 लिख रहे हो तो लिमिट आपको कहां लेके जा रही है 1/2 पे, जब 2 लिख रहे हो तो 1/3 पे, 3 लिख रहे हो तो 1/4 पे। ऐसा थोड़ी होता है, एक पाथ चेंज कर रहे हो वैल्यू चेंज हो रही है ना। पाथ चेंज कर रहे हो, ये वाला पाथ चूज कर रहे हो लिमिट आ रही है 1/2, ये पाथ चूज कर रहे हो 1/3, ये पाथ चूज कर रहे हो 1/4, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बस इसको ग्राफिकली मुझे आपको दिखाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। यानी कि एक चीज सीखने को मिली, अगर किसी पाथ से लिमिट 0 आ जाए तो कंक्लूड नहीं करना चाहिए, है ना, कंक्लूड नहीं करना चाहिए। और एक चीज सिखाता हूं, चलो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। मैं एक ऑब्जर्वेशन देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप लोग नोटिस करें इसको। मान लीजिए मैंने कोई पाथ चूज किया, लेट यानी कि ये मैं रिमार्क लिखवा रहा हूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, देखता हूं कितने लोग पकड़ पाते हैं। नहीं पकड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, खुश तो होंगे ही। रिमार्क क्या है? हाँ, फॉर सम चूजन पाथ, मतलब आपने कोई पाथ चूज किया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, पाथ से y इक्वल टू mx, let the value of limit is some real number alpha। मैं 0 या 2 4 नहीं बोल रहा। now what can we conclude? then we can conclude something। आप कह रहे हैं कि सर
हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, वी नीड टू चूज सम अदर पाथ, यही तो बात हो रही थी। बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यस वी कैन कंक्लूड समथिंग। कैन एनीवन गेस कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी समझ लीजिए, इसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर कर देगा। सोच के देखिए क्या बोलने जा रहा हूँ। चलिए ग्राफिकली बताता हूँ। एक पाथ चूज किया y इक्वल टू mx, वैल्यू आ गई, l की वैल्यू आ गई अल्फा। ठीक, अब आप कहोगे सर ये लिमिट है, ये तो क्लेम करना मुश्किल है। क्यों? आपके पास दूसरे भी पाथ है, और भी पाथ है। मैं कह रहा हूं दूसरे से भी अगर अल्फा आ जाए तो भी जरूरी नहीं है कि ये लिमिट बनेगी, 100 पाथ से भी आ जाए तो भी जरूरी नहीं। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, मतलब एक चीज है जो कंफर्म हो जाती है। जरा सोच के बताइए कि वो चीज क्या हो सकती है। अरे इतना सन्नाटा, ऐसा मत करो भाई, बोलो। सर कुछ ऐसी लिमिट देखेंगे जो सिर्फ m पर डिपेंड होगी। नहीं, मैं कह रहा हूं यहां से कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, वो तो रास्ता है आगे का। मैं कह रहा हूं बिना आगे Okay. जाए भी आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं यहीं से। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए mx स्क्वायर रखा और लिमिट आ गई अल्फा, फिर तीसरा पाथ, चौथा पाथ, मान लीजिए सब पाथ से अल्फा आ रहा है, तो क्या कहोगे? अल्फा इज अ लिमिट, करेक्ट, लिमिट एग्जिस्ट। अगर किसी एक पाथ में ऐसा हो गया, मान लो कोई पाथ है y इक्वल टू m टू जिसमें बीटा आ गया, तो आप क्या कहोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब एक पाथ से क्या ये नहीं कह दोगे कि सर अब बीटा के लिए चेक करेंगे, बीटा भी पॉसिबल लिमिट है? नो सर। एग्जैक्टली वही कंक्लूजन है। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब एक पाथ से कोई भी रैंडम पाथ उठाओ, ठीक है, रैंडमली चूजिंग, यहाँ पे रैंडम वर्ड को मैं अलग से लिख दूंगा, कोई भी आप एक पाथ चूज करो, ठीक है, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी बता रहा हूँ, उससे जो वैल्यू आएगी, ध्यान से सुनना, जो वैल्यू आएगी या तो वही लिमिट बनने वाली और या फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट होने वाली है। बताओ भाई समझ में आया? इसीलिए मैंने इसको रिमार्क लिखा, ये ऑब्जर्वेशन है। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? यस ट्रिक है सर। ये, या तो क्योंकि दूसरी लिमिट तो नहीं बन सकती है ना, ढेर सर सारे सिर्फ पाथ। दो चीजें हो सकती है, एक तो लिमिट बन सकता है, नहीं तो फिर डज नॉट डज एग्जिस्ट नॉट हो एग्जिस्ट सकता आएगा, अगर कोई और वैल्यू आ गई तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, नहीं तो वही वैल्यू जाके लिमिट बनेगी। समझ रहे हो? सो आइदर L इज द लिमिट, मतलब कोई पूछे क्या एक पाथ से लिमिट बता सकते हो, तो कहोगे एक पाथ से लिमिट तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं एग्जिस्ट करेगी तो फिर यही होगी, है। नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब भविष्य भी बता दोगे आप। आइदर L इज द लिमिट और लिमिट डज डज नॉट नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। चलिए फटाफट समीर, श्रेया, श्रुति, जितने भी नए लोग हैं वो मुझे रिव्यू दे दें, समझ में आया कि नहीं आया? सर आया समझ में। ठीक है, Yes, sir. ओके। समीर, समीर कैन यू हियर मी? समझ में आया? ओके फाइन, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे ही अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाऊं, लिमिट x कॉमा y 0 0 x y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y टू द पावर 6। अब देखो थोड़े थोड़े ऑब्जर्वेशन भी आपको सिखाता हूं। इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 3, यानी कि इसकी डिग्री 3 टाइम्स है। सिमिलरली इसकी है 2, इसकी है 6, यहां भी 3 टाइम्स है। यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आने वाली है। पाथ क्या चूज करना है? पाथ उल्टा चूज करो, डिग्री सर बैलेंस x इक्वल टू नहीं x इक्वल टू my नहीं, square y है। इक्वल टू, या तो सॉरी x इक्वल टू, सर x और इक्वल टू my लेंगे square, m y y स्क्वायर। हाँ y my square। m
y स्क्वायर m m Y y square. square M. m y स्क्वायर, सॉरी m y स्क्वायर कॉम्यूटेटिव। सर क्यूब लेंगे सर, y क्यूब, अच्छा हाँ क्यूब है, आएगा सर। m y क्यूब लेंगे। हाँ तो अब देखिए x इंटू वाई टू द पावर 3 है, ये उनके लिए बता रहा हूँ जो शायद जो कंफर्टेबल नहीं है, जो है दैट इज वेरी गुड। देखिए अगर 3 टाइम्स है और ये भी एग्जैक्टली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है वो सेम है x और y की डिग्री में, समझ लो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आने वाली। क्यों? इसको आप बैलेंस कर सकते हो। अगर आप x को कुछ ऐसा ले लो, क्या ले लो, m इंटू वाई, अब यहाँ पे कितना ले लो कि उसका स्क्वायर 6 हो जाए, तो ऑफकोर्स क्यूब ले लो। अब देखो क्यूब लेने से क्या होगा, लिमिट अब x की वैल्यू y के टर्म्स में रख रहे हो तो यहाँ पे अल्टीमेटली केवल y बचने वाला है, लिमिट y टेंड्स टू 0, m y क्यूब इंटू y क्यूब अपॉन m स्क्वायर y टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6, लिमिट y टेंड्स टू 0, m y टू द पावर 6 अपॉन y टू द पावर 6 कॉमन ले लो, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक, y टू द पावर 6 y टू द पावर 6 कैंसिल। अब ये कहीं भी जाए हमें क्या लेना देना, आंसर क्या आने वाला है, m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। अगेन प्रॉब्लमैटिक, क्यों, y इक्वल्स टू, देखो जब पढ़ाओगे तब भी ग्राफिकली बताना, तब बच्चों को ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। y इक्वल टू या x इक्वल टू, ग्राफ क्या होता है, ओरिजिन जा रहे हो ना, ये ऐसे जाता है ना, ये m इक्वल टू 1 के लिए ये आ रहा है, 2 के लिए थोड़ा सा खुल जाता है ऐसे, 3 के लिए और थोड़ा खुल जाता है ऐसे, है कि नहीं। तो ये है m इक्वल टू 1, 2, 3। अब m इक्वल टू 1 के लिए लिमिट क्या आ रही है, 1 के लिए रखोगे तो क्या आएगा 1/2, m की वैल्यू कर रखी तो 1/2 करेक्ट। 2 के लिए क्या आ रहा है भाई बताओ, 2/5, और 3 के लिए क्या आ रहा है 3/10। ये तीनों वैल्यू अलग अलग आ रही है डिफरेंट पाथ से, और अप्रोच तो आप ओरिजिन को ही कर रहे हो ना, और वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, लिमिट x, y अप्रोचेस टू 0, 0 y sin 1/x, सॉरी y sin 1/x, बताइए आपको सॉल्व करना है y sin 1/x। सर y सर, इक्वल zero, टू x लिया, अगर जीरो y इक्वल टू x, हाँ बताइए, y इक्वल टू x लिया और फिर वो y को डिनोमिनेटर में ले आए अगर 1 करके, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 यानी बाय कि x बाय आप 1 बाय x 1 हो जाएगा। ओके, मतलब आप क्या लेना चाह रहे हैं, y y इक्वल इक्वल टू टू x, x, तो इससे क्या जी होगा लिमिट, ओके हाँ बोलते रहिए, यस, y इक्वल टू एक x लिया सेकंड फिर, सर, वो थोड़ा डिस्टरबेंस है, मैं एक मिनट। हाँ, फाइन, y इक्वल टू x अगर हम लेते हैं तो तो इट विल बी, y की जगह x लिख दिए, या 1/x इक्वल टू y भी चलेगा। नहीं, ओके वो नहीं, ठीक है चलेगा, नहीं सर, नहीं हाँ, यही सही है सर। और फिर ये सामने वाला x जो है साइन के, इसको 1 करके डिनोमिनेटर में ले ठीक है, जाते हैं, ओके तो साइन 1/x बाय 1/x। ओके, विल इट बी 1, नहीं डू नहीं, यू फील इट इज नो 1। सर, नहीं सर, नो नहीं सर, सर। नहीं 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 अब नहीं देखिए नहीं, 1/x हो मैं गया आपको वो। करेक्ट सर कर देता हूँ, जीरो, हाँ जीरो हाँ, जाएगा, नहीं सर, मैं जीरो ये आ रहा है गलत हो सर। गया। हाँ देखिए कभी किसी को हाँ अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको प्रोसेस बताइए गलत होने का, तभी आप हाँ जी सर, समझेंगे। गलत हो अब इसमें गया। क्या हो रहा है, देखिए साइन 1/x, दिस इज अ क्वांटिटी लाइंग बिटवीन -1 टू +1, ये बाउंडेड +1। फंक्शन है ना, x आप चाहे इन्फिनिटी तक लेके चले जाएं, तो ये तो हो गया बाउंडेड फंक्शन, जो -1 से +1 के बीच की कोई क्वांटिटी है, और x जो है वो 0 पे जा रहा है, तो 0 इंटू एनीथिंग बिटवीन -1 टू +1 दैट विल गो टू 0 ओनली, समझ रहे हैं। यस सर,
हाँ, और यहां से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए y कहाँ जा रहा है, 0 पे, x 0 पे जा रहा है, यानी कि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पूरा बाउंडेड है। बाउंडेड है, -1 से +1 के बीच में टहलता रहेगा, तो 0 इंटू एनीथिंग लाइंग बिटवीन -1 टू +1 दैट इज 0, है ना। अब यहाँ पे आप सीक्वेंसेस लेने का यहाँ पे कोई फायदा है क्या, अगर मैं 1/n लूं, ये लूं, वो लूं, कोई फायदा है नहीं, क्यों, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है, एग्जिस्ट करने में अगर आपको प्रूव करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो क्या अप्लाई करोगे, मतलब मैं लिख दूं प्रूव दैट, है ना, तो क्या करोगे, ओनली टूल इज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो देखो कैसे अप्लाई करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, गिवन क्या होता है बताओ, गिवन होता है x माइनस ए लेस देन डेल्टा, y माइनस बी लेस देन डेल्टा, a और b होते हैं पॉइंट, वो है 0 0, तो दैट इज मॉड x इज लेस देन डेल्टा, मॉड y इज लेस देन डेल्टा, ये हो गया गिवन। शुरू कहां से किया जाता है, सो कंसीडर क्या करना होता है, मॉड्यूलस एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल, जो आप लिमिट कर रहे हैं, तो ये हो गया y साइन 1/x माइनस 0, कुछ लोग यहाँ लेस देन एप्सिलॉन लिख देते हैं, बिल्कुल मत करना, इसको आपको प्रूव करना, कितना आ गया y साइन 1/x। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जनरल मेथड बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ, फिर बता, अब क्या है इसका मतलब है अब आपको नाउ यू नीड टू शो दैट, देखिए नोट्स ऐसे ही बनाइए, दैट y साइन 1/x is less than something, that is modulus of y sin 1/x is less than less equal something, और इसी समथिंग को आप क्या पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन, समझ रहे हैं, इसी समथिंग को एप्सिलॉन पुट कर देते हैं, फिर बाद में किताबों में डायरेक्ट लिखा होता है कि ये एप्सिलॉन ले लो, बच्चे समझ नहीं पाते, अरे इसको पूरा सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझो, ठीक है। और इस समथिंग के बारे में बताओ, ये जो है फंक्शन होता है किसका, डेल्टा, डेल्टा का फंक्शन होता है, ओके। कुछ लोगों का कैमरा ऑन है, कैन यू प्लीज टर्न इट ऑफ, सो यस, फंक्शन ऑफ डेल्टा, अब वो डेल्टा इसका इस्तेमाल करो, ये जो गिवन है, आओ इसका इस्तेमाल करें, तो y साइन 1/x, अब ये तो लेस देन मॉड y इंटू मॉड साइन 1/x, मॉड साइन 1/x लेस देन 1 है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, मॉड साइन मॉड y, और मॉड y क्या गिवन है, यहाँ देखो लेस देन डेल्टा, ये वैल्यू हो गई लेस देन डेल्टा, और इसी को मैंने कहा ना समथिंग, इसको एप्सिलॉन मान लिया जाता है, यही है आपका एप्सिलॉन, है ना, और फिर बाद में लिखा जाता है क्या, पुट एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा टू गेट द रिजल्ट। तो उसमें ये लाइन हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्रोसेस तो यहां से है ना, क्लियर बताइए, समझ में आया? यस सर, यस सर। एप्सिलॉन डेल्टा प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं है। श्रुति अभी समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, मुझे नहीं पता आपको कल टफ क्यों लग रहा था, पेशेंस रखिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, क्लैरिटी मिलती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है डिस्कस द लिमिट ऑफ, सो एफ एक्स कॉमा वाई एक्स साइन 1/y प्लस y साइन 1/x, x into y not equal to 0 and 0 for x into y equal to 0. Yes, बताइए, discuss the limit. Discuss limit at does not exist. origin. Really does not exist. सोचिए, देखिए मैंने पहले भी कहा है हायर मैथमेटिक्स 0 0 0 0 सर 0 ही आएगा सर, लिमिट भी 0 आ रही है, एग्जिस्ट ये सब कर नए बच्चे, हमारे पुराने बच्चे कभी ऐसा नहीं करते,
उनको सबको पता है, बार बार रोज बताता हूँ, हायर मैथमेटिक्स में जल्दबाजी नहीं, धैर्य से, एकदम पेशेंस। देखो अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे उसने ये क्यों नहीं लिखा कि x कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0,0 और x कॉमा वाई इक्वल टू 0, इसमें और इसमें क्या फर्क है, जरा समझाओगे मुझे? लिमिट की तो बाद में बात करते हैं। सर ये एक्स वाई बराबर 0 सिर्फ साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो रहा है वो। एक्स डॉट वाई सर वो एक्सिस को डिनोट करता है कि एक्सिस का कोई भी अगर एक तो 0 हो जाएगा सर तो 0 हो जाएगा। ऐसे समझते हैं, देखिए इसका मतलब होता है x इंटू वाई इज नॉट 0 या फिर 0, और x मतलब x इंटू वाई नॉट 0 मतलब साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, दोनों एक्सिस एक पर कोई साथ जीरो नहीं नहीं इसका होगा। मतलब ये होता है, देखो अगर x को 0 ले लो मतलब प्रोडक्ट नॉन जीरो है, प्रोडक्ट नॉन जीरो है मतलब बोथ x एंड y आर नॉन जीरो, ठीक। लेकिन प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि x इक्वल टू, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, नो। क्यों? प्रोडक्ट 0 तो तब भी हो जाएगा जब x 0 ले लो, y 1 ले लो, y नॉन जीरो ले, या फिर नहीं पसंद आए y जीरो लेके x नॉन जीरो, x नॉन जीरो ले लो, लेट अस से 1 ले लो। समझ पा रहे हो? तो यानी कि इस केस में इंटरेस्टिंग तब हो जाएगा जब मैं बोलूंगा ओरिजिन और 1,0 पे भी लिमिट डिस्कस करो, डिस्कस द लिमिट एट 1,0, ये तब भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि 1,0 पे फंक्शनल वैल्यू क्या दी हुई है, ये। अच्छा, क्या ओरिजिन पे लिमिट, अब लिमिट तो समझ में आ गई क्या, ये x इंटू ये बाउंडेड है, ये 0 पे जाएगा यानी टोटल 0, सिमिलरली ये 0 पे जाएगा, ये बाउंडेड है यानी टोटल 0, लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा सर 0 पर। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है 0 पे? अरे भाई कितनी जब यस सर, यस सर सर कंटिन्यूअस है सर। भाई आप लोगों ने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया है। अरे लिमिट जब 0 आ गई तो फंक्शनल वैल्यू तो देखनी है, 0 कंटिन्यूअस है। हाँ कंटिन्यूअस है, इतना थोड़ी देर लगानी होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मिलते रहेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अगर आप चाहें तो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग इसको। f of x comma y is xy upon square root of x square plus y square, x comma y is not equal to 0 0, ठीक, एंड 0। अब देखो इसमें अलग तरीके से डिफाइन है ना, इसमें ओरिजिन और नॉन ओरिजिन सर, इसमें साइमल्टेनियसली 0 हो रहे हैं। करने दीजिए, दूसरे लोग भी एक बार ट्राई करें। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, डिग्री का डिफरेंस कुछ नहीं, 0। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, डिग्री का डिफरेंस 0। ऊपर वाले की डिग्री 2 है, नीचे वाले की 1 है। तो देखो जरा क्या आपकी मदद करेगा। सो डिस्कस कंटिन्यूटी एट ओरिजिन। अब मैं कंटिन्यूटी भी लिख दिया करूंगा ताकि आपको कुछ अलग ना लगे। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, लिमिट चेक कर ली, अब केवल फंक्शनल वैल्यू चेक करनी है। फंक्शनल वैल्यू ये लिखी हुई है, नहीं तो कल को कहोगे कि सर वो आपने लिमिट पढ़ा दी थी, कंटिन्यूटी नहीं पढ़ाई। अगर y is equals to mx लिया ओके चलिए लेते हैं, 0 आएगा। ओके ठीक है, देखते हैं। कंटिन्यूटी भी होगा, y इक्वल टू mx लिया तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 mx स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 mx स्क्वायर अपॉन x रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब दिक्कत, अब कुछ नहीं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस सिंगल x की वजह से दिस ऑल विल गो टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ऊपर की डिग्री 2 है और नीचे की 1 है। 1 क्यों बोला? कोई सोच सकता है यहाँ पे तो सर 2 लिखा हुआ है, 2 है। अरे स्क्वायर रूट अंडर रूट में है ना सर, हाँ रूट में है ना,
अभी डिग्री का डिफरेंस जो है ये आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिग्री का डिफरेंस है तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, हेंस लिमिट एग्जिस्ट। जो पहले पाथ से आ जाए वही लिमिट है, समझ। सो एल इज 0। अब लिमिट की वैल्यू 0 है, फंक्शनल वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है सर। कंटिन्यूअस। ठीक, कंटिन्यूटी एट ओरिजिन। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए उनको, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाएंगे। अच्छा, लिमिट और कंटिन्यूटी हो गया भैया। पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार बच्चे जो है गलती कर जाते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव, कोई फंक्शन है f, इसके इनपुट्स कौन है? दो, x और y। आप जानते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर किसी फंक्शन f पे या y पे लगाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि अगर x को मैं 0 से 1 पे कर दूं तो y कितने से कितना हो जाएगा, ये कौन बताता है? ये बताता है डेरिवेटिव। ठीक, ये बताता है डेरिवेटिव। अब अगर मैं इसको आपसे पूछूं कि अगर मैं d/dx ऑफ f कर दूं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा चेंज इन f विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन आप कहोगे सर ये तो फंक्शन में चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि फंक्शन तो दो इनपुट्स का, फंक्शन के अंदर तो दो इनपुट्स हैं x और y, है ना। इसका मतलब अगर आपको चेंज नोटिस करना है तो एक वेरिएबल को फिक्स करना होगा, दोनों को चेंज कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, दोनों को आप बैलेंस नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए टोटल डेरिवेटिव के बजाय हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल का मतलब ही समझते हैं आप, पार्शियल इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है? एक के साथ पार्शियलिटी, मतलब एक को फिक्स कर दो, ठीक, दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में चेंज देखो। इसलिए यहाँ पे दो तरह के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं दो वेरिएबल में। कौन से? एक होता है fx, यानी कि इसमें क्या किया आपने, y को फिक्स किया और x के रिस्पेक्ट में चेंज देखा, यानी कि y को फिक्स कर दिया और देखा कि x को जब हम 0 से 1 कर दें तो f कहां से कहां पहुंचे, ठीक है। और सिमिलरली जब आपने x को फिक्स किया तब आप अगर y में चेंज देखना चाह रहे हैं उसको क्या कहते हैं? fy, f विद रिस्पेक्ट टू y। सो del f अपॉन del x, del f अपॉन del y। अगला सवाल ये आता है जो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर वन वेरिएबल में ग्राफ बना हुआ है तो ये y है, ठीक, y इक्वल टू fx। तो मुझे इतना बताइए कि इसका डेरिवेटिव यानी f डैश x क्या रिप्रेजेंट करता है? f डैश एट अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्फा पे टेंजेंट, x इक्वल टू अल्फा पे ये टेंजेंट लाइन, इसकी स्लोप रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अच्छी बात है। तो जरा मुझे समझा दीजिए कि fx और fy क्या रिप्रेजेंट करते हैं। गिविंग यू enough time to think about it. Just let me know what do these fx and fy represent actually graphically, like geometrically, what do they represent? हाँ, किसी को कुछ कहना है? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं। देखो, जब भी कोई सरफेस बनती है, सरफेस कैसे बनती है सोचो। सरफेस जो होती है कंसिस्ट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको मैंने हिंट दे दी थी, फैमिली ऑफ कर्व्स। जैसे मान लीजिए छाता है, छाते का एक पार्ट है अम्ब्रेला का, हाँ, तो अम्ब्रेला कैसे बना होगा? इस तरह के पैराबोलास को मिक्स करके ही तो बना होगा, बताइए यस और नो। इस वन लाइन में जो पैराबोला है, ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे पैराबोला बन गए होंगे, मिलके छाता बन गया। बताओ सही है कि नहीं? Yes, अच्छा बताइए,
जब जब हाँ बोलिए, जब किसी ने वो लकड़ी के सोफे देखे जो ऐसे करके बैठने वाले वो बने होते हैं, है ना, आपने शायद रोड के किनारे देखे होंगे, वो कैसे बनते हैं, ऐसे लकड़ी के बांस होते हैं, बम्बू, हाँ ऐसे ये, और इनको ज्वाइंट कर दिया जाता है। अब आप आराम से बैठ सकते हैं। तो कर्व पे आप बैठ नहीं सकते, सरफेस पे आप बैठ सकते हैं, ये है सरफेस, है ना। और सरफेस का हर मेंबर क्या होता है, एक कर्व होता है। ये बीएससी का आपका जो भूला बिसरा है उसको याद करा रहा हूं। कर्व जो है यानी कि सरफेस क्या हो गया, फैमिली ऑफ कर्व्स। जैसे अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। लेकिन अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ सर्कल। एग्जैक्टली, ये एक फैमिली रिप्रेजेंट करता है जो एक सरफेस बनाती है। यानी कि सरफेस का हर मेंबर कौन होता है, एक कर्व होता है, ठीक है। तो अगर आप डेल एफ, एफ जो कि एक सरफेस है, एक्स निकाल रहे हैं किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ए कॉमा बी पे, इसका मतलब आप कोई एक सरफेस का, उस पूरी सरफेस का एक कर्व, उस कर्व का पे ए कॉमा बी, ये है आपका ए कॉमा बी, ठीक है। और इस पे पड़ने वाला टेंजेंट, इसका स्लोप आप निकाल रहे हैं। देखो अभी भी ये स्लोप ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उस सरफेस की फैमिली के अंदर किसी एक कर्व का, यानी कि एक मेंबर का, इस रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ अ मेंबर ऑफ फैमिली। अच्छा मेंबर है कौन, मेंबर है कर्व। अब कर्व है तो उसकी स्लोप भी होगी, मेंबर ऑफ फैमिली, मेंबर जो कि एक कर्व है एट ए कॉमा बी। समझ रहे हो, इस बांस का, ये जो बैम्बू का जो सोफा है ना, कुर्सी है ना, इसमें से एक बैम्बू निकालो, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। उस बैम्बू पे वो ए कॉमा बी कहीं लाई कर रहा हो, ठीक है। बस वहां पे एक टेंजेंट डाल दो, वहां तो डाल ही सकते हो, क्यों, कर्व पे तो टेंजेंट पड़ी जाती है। बताओ सबको समझ में आया, कोई दिक्कत है? सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई एट ए कॉमा बी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, अरे यस और नो? यस सर। Yes, sir. डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट ए कॉमा बी, ये कोई पॉइंट रहा होगा, ठीक है, जनरल ए कॉमा बी। चलिए इन जनरल एक्स कॉमा वाई के लिए देख लेते हैं। नहीं वैसे तो एक एक पॉइंट पे ही देखेंगे, एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी। अच्छा ये क्या है, ये है चेंज इन एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y फिक्स्ड, यही तो है। या फिर यही रिप्रेजेंट करता है क्या, स्लोप भी, यानी स्लोप क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल y2 माइनस y1 अपॉन डिफरेंस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन बनाओ। किसमें चेंज देख रहे हो, पहले तो ये बताओ, x में देख रहे हो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, वन वेरिएबल के डेफिनेशन से बनाना, f एट a प्लस h और b को फिक्स, b एज इट इज माइनस f ऑफ a b। क्यों, क्योंकि b जो है वो फिक्स्ड है, y कंपोनेंट जो है वो फिक्स्ड है, माइनस देखो फाइनल माइनस इनिशियल a कॉमा b अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस क्या आएगा भाई, h ही तो आएगा, है ना। यानी कि a से लेके b तो फिक्स है ना, a प्लस h पे डेरिवेटिव, तो ये क्या हुआ करता था, याद करो, f ऑफ a माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, यही तो वन वेरिएबल की डेफिनेशन होती थी। y2 मतलब फंक्शनल वैल्यू एट दिस प्लेस, तो ये हो गई, माइनस y1 फंक्शनल वैल्यू एट दिस प्लेस अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज a प्लस h अपॉन h।
सो a प्लस एच माइनस a, जो कि कैंसिल होके क्या बनाता है h। बताओ वही डेफिनेशन है कि नहीं है? Yes. ठीक, अब ये यहाँ पे कोई एक्स वाई हो तो एक ये तो फिक्स वैल्यू है ना x, तो इसको x में कर लो, आपकी चॉइस। अगर मैं आपसे कहूँ कि डेफिनेशन बनाओ डेल एफ अपॉन डेल वाई की एट पॉइंट्स a कॉमा b, इसीलिए मैं a कॉमा b लिखना नहीं चाह रहा था ताकि आपको जनरल एक्स वाई का आइडिया लगे, लेकिन ठीक है। तो ये सेम चीज हो जाएगी। डेफिनेशन क्या बनेगी? लिमिट, मुझे हंसी आती है जब बहुत सारे लोग यहाँ लिख देते हैं k, मैं बताऊंगा क्यों। f, बताओ डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट कंपोनेंट फिक्स, क्यों? F of क्योंकि यहाँ पे x फिक्स है, F of comma B plus K. a b प्लस एच k B B plus K अपॉन f a minus comma F b of AB अपॉन, upon K. K. ठीक है। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, अगर मैं इसको h ही रहने दे जा तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता होती सर, होगी। बस H भी ले सकते हैं। बस 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 यही जानना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। मुझे के में नहीं चाहिए, मैं क्योंकि मैं एक शिफ्ट नोटेशन दे चुका हूँ h, तो मैं दोनों के लिए h का इस्तेमाल करूंगा। किताबों में होता है के कि नहीं बताओ? और ये बिल्कुल वैसा ही होता है है सर। जैसे मैंने कहा था कि एप्सिलॉन को और डेल्टा को इंटरचेंज कर लो। पूरा लेक्चर है मेरा इस पे, आप देख सकते हैं, है ना? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक छोटी क्वांटिटी को देना था, है ना? चाहे इसको x को ले लो, y को एप्सिलॉन के ले लो, डेल्टा के ले लो। ठीक, ये चीज समझ में आई? अब देखो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ में आ गया। आओ एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। ये समझ में आया कि जैसे हर चीज वन डायमेंशन से टू डायमेंशन में डेफिनेशन एक्सटेंड हो रही है, अभी तक आपको महसूस हुआ कि यार वैसा ही चल रहा है? बताइए, हर डेफिनेशन को एक एक्सटेंशन के जैसा महसूस हुआ कि नहीं? यस सर। है ना? अब केवल आपका जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको एक्सटेंशन नहीं दिखेंगी, ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये दो वेरिएबल में एक नई चीज है ना? उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको 16 तारीख को दिख भी जाए, जितने लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड और कैलकुलेट fx and fy at 0 0, that is fx 0 0 and fy 0 0। किसके लिए? f दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आओ देखते हैं। f दिया हुआ है xy स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4। इस क्वेश्चन से खत्म आज क्यों कर रहा हूं? एक बड़ी चमत्कारी चीज आपको दिखाऊंगा। एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 मेन एक्स कॉमा वाई साइमल्टेनियसली 0 0। चलिए भाई शुरू हो जाइए, ये कैलकुलेट करके मुझे दिखाइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इसको डेफिनेशन जो पिछले स्लाइड में लिखी है ये, है ना, इसको जब आपने अप्लाई किया तो आपको मिला fx और fy 0 0। कभी भी ऐसा मत करिए कि पहले विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको पार्शियली, फिर उसमें 0 0 रख रहे हैं, दैट इज टोटली वेस्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस को इस्तेमाल करना होता है ना? इसीलिए आपको ये क्वेश्चन करवाया गया है। हमेशा डेफिनेशंस को इस्तेमाल करिए, डेफिनेशन बहुत आसान होती है। वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, बस दूसरा कॉम्पोनेंट आपको फिक्स रखना है। डेफिनेशन बहुत आसान, ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव्स, इसको क्या लिख सकते हो? क्या मैं लिख दूं? पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट 0। यस सर। सही है? यस सर। अच्छा, लेकिन अगर आप देखें, नोटिस करें, तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो जस्ट ट्वाइस है पावर, और ऊपर नीचे की पावर दोनों बैलेंस हो जाएंगी। y इक्वल टू क्या रखोगे? x इक्वल टू my स्क्वायर। डज नॉट एग्जिस्ट एट ओरिजिन। अच्छा एक बात बताओ, वन वेरिएबल में अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं की
तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाया करता था? मान लो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी फंक्शन की, तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाया करता था? यस और नो, फटाफट बताओ। क्या ये पॉसिबिलिटी है Yes. कि ये फेल हो Yes, जाए sir. और ये पास हो जाए? Yes, sir. हैं? Yes. Yes, sir. हे भगवान, किसने बोला? नो सर, कंटिन्यूअस नहीं होगा ना फिर तो। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, मैं पहले मैं Difference. जानना चाहता हूँ यस किसने बोला। ऑन द रिकॉर्ड जानना चाह रहा हूँ। हे भगवान, प्लीज बता दीजिए यस किसने बोल दिया। वन वेरिएबल में मैंने ये एरो बना के दिखाया भैया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन कंटिन्यूअस तक नहीं हो पाएगा भाई। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यस किसने बोला? हे भगवान, उठा ले रे देवा, आगे बढ़ो, हटाओ ये। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी कभी नहीं होगी अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन टू वेरिएबल में देखो पार्शियल डेरिवेटिव्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं जबकि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? अरे अरे माँ, Yes, sir, समझे। Okay, sir. इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या समझे कि यहाँ पे लिमिट और उसमें वो रिलेशन नहीं है जैसे वन वेरिएबल में क्या रिलेशन है। मैंने आपको एरो बना के दिखाया है, वैसे ही लिमिट बनाया से करो। कंटिन्यूटी से लिमिट डेरिवेटिव। ऐसे बनाते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूअस डिफरेंस। बट दिस डज नॉट वर्क इन और टू टू वेरिएबल्स। वेरिएबल। यानी कि हिसाब यहाँ पे वैसा नहीं है ना, पार्शियल डेरिवेटिव्स के जैसा नहीं है। मतलब देखो, और एक बात है, अभी मैंने डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करी है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने की बात की है। मतलब पार्शियल, तो यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी पे अभी भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन पार्शियल, कोई पूछे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बताओ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे? तो पार्शियल डेरिवेटिव्स मे एग्जिस्ट इवन इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए, क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल कौन बनेगा इसका? पिछला वाला, ये स्लाइड आपका एग्जाम्पल बनेगी, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, पिछले लेक्चर भी देखो, है ना। और अगर इजी चीजें समझ में आती हैं तो मुश्किल चीजों को समझना भी आपकी जिम्मेदारी है, अदरवाइज नेट जैसे एग्जाम्स तो नहीं निकलने हैं। ठीक है, तो ये जनहित में जारी है। जिन लोगों को अगर थोड़ा सा एफर्ट देना है, अगर एफर्ट देने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक वरी है, अदरवाइज अगर आप ऐसे ही समझना चाह रहे हैं तो मुश्किल काम है। ये चीजें तो अगर आप धीरे धीरे सीखेंगे तो जरूर सीख जाएंगे। मुझे लगता है कोई चीज टफ नहीं है, बस पेशेंस और मेहनत का काम है। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल की चीजें, कल हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये दो चीजें कल मैं आपको सिखाऊंगा। और इसके बाद परसों से हम लोग कॉम्प्लेक्स से पूरी तरह आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो।